नमस्कार दोस्तों। अगर आप यूपीएससी मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं देन GS2 कैन बी योर गेम चेंजर सब्जेक्ट। Unfortunately, most aspirants either overstudy GS2 or study it in the wrong way. They read multiple books, follow endless current affairs, but still struggle to score well. So here the problem is not lack of knowledge. Here the problem is lack of strategy. In this video, I will discuss a complete GS2 roadmap, sources, current affair integration, answer writing techniques, value addition, and the exact approach that can help you move from average score to topper level performance. So here there are certain aspects, there are certain parameters which will be differentiating you from the average कॉम्पिटिटर। तो अगर आपको टॉपर बनना है तो टॉपर के स्ट्रैटेजीज को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो आज के सेशन में हम टॉपर के स्ट्रैटेजीज को ही फॉलो करते हैं, क्योंकि जो मैं आज स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ इसी स्ट्रैटेजी को टॉपर्स ने फॉलो किया है और उन्होंने 130 प्लस मार्क उसमें लाया है GS2 पेपर में। तो वही स्ट्रैटेजी को हम एकदम पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे, सो दैट आपकी जो जर्नी रहेगी आने वाले यूपीएससी मेंस के प्रिपरेशन को एकदम रिवार्डी बनाने के लिए डेफिनेटली आज की स्ट्रैटेजी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपकी। ठीक है, तो सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडे सेशन। तो यहाँ आप देख सकते हो, यू कैन सी हियर, ये फर्स्ट जो स्लाइड है उसमें आप देख सकते हो कि 90 मार्क्स वर्सेस 130 मार्क्स। व्हाट टॉपर्स डू डिफरेंट। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो आर्टिकल तो टॉपर भी लिखते हैं, जजमेंट्स तो टॉपर भी लिखते हैं, कमिटीज का रिकमेंडेशन टॉपर्स भी लिखते हैं, डेटा डिस्क्रिप्शन एंड एवरीथिंग टॉपर्स भी लिखते हैं। लेकिन टॉपर्स को 130 मार्क्स मिलते हैं, लेकिन हम 90-100 के आसपास मार्क मिलते हैं। तो इसके पीछे रीजन क्या है आप देख सकते हो, क्योंकि टॉपर सिर्फ जजमेंट नहीं लिखते, जजमेंट के पीछे जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है उसको मेंशन करता है। फिर कमेटी का रिकमेंडेशन नहीं लिखते, लेकिन कमेटी को रिकमेंडेशन को क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में इंटरनलाइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। और वो जो भी आप GS2 का आंसर लिखोगे, GS2 के आंसर में व्हेनेवर यू हाईलाइट एनी इश्यूज, व्हेनेवर यू व्हाइल एग्जामिनिंग द क्वेश्चन, व्हाइल डिस्कसिंग एनी इशू, व्हाइल एनालाइजिंग एनी इशू, आप बहुत सारे इश्यूज को आप हाईलाइट करते हो आंसर में। लेकिन उस इश्यूज को ओवरकम करने के लिए अगर आप कोई सोल्यूशन नहीं दोगे इन द फॉर्म ऑफ वे फॉरवर्ड, देन डेफिनेटली योर आंसर्स वुड बी इनकम्प्लीट आंसर्स। ठीक है ना। तो ये वन बाय वन आज हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर दिस लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड सर्टेन बेसिक एस्पेक्ट्स अबाउट GS2 पेपर। इसमें आप देख सकते हो पॉलिटी का जो वेटेज है 44% का वेटेज है। इट मीन्स अराउंड 10 to 11 क्वेश्चन, 9 to 11 क्वेश्चन आप पकड़ सकते हो। 9 to 11 क्वेश्चन आर फ्रॉम पॉलिटी सेक्शन। अराउंड 4 क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन आते हैं फ्रॉम दिस IR सेक्शन एंड 36% फ्रॉम गवर्नेंस एंड G मीन्स गवर्नेंस एंड S मीन्स सोशल जस्टिस। ठीक है ना। तो ये वेटेज रहेगा। तो पॉलिटी मेजर पोर्शन पॉलिटी का ही रहेगा। ठीक है ना। और पॉलिटी आप हम पढ़ाई करेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि पॉलिटी का क्वेश्चन आएगा मतलब पॉलिटी का ही कंटेंट रहेगा। उसमें आप गवर्नेंस का भी क्वेश्चन डाल सकते हो, गवर्नेंस का क्वेश्चन आता है तो उसमें आप पॉलिटी का भी कुछ डायमेंशन आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये सब स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं पॉलिटी का सिलेबस है। दो चीज़ होती है। फर्स्ट चीज़ होती है कि यूपीएससी ने सिलेबस दिया है हमें। ठीक है ना। ये सिलेबस हमें पता है, लेकिन सिलेबस काफी जनरलिस्टिक होता है। अगर आप यहाँ टॉपिक देखोगे तो काफी हमें जनरल टॉपिक यहाँ दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज ईच एंड एवरीथिंग अंडर द सन वुड बी मेड पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडियन could be related with Indian Constitution. Each and everything under the sun could be related with law making procedure. लेकिन इस पार्लियामेंट से या जो भी सिलेबस यूपीएससी ने दिया है उसमें से कौन से टॉपिक्स के ऊपर यूपीएससी ज्यादा प्रायोरिटी दे रही है, पिछले कुछ सालों में यूपीएससी का फोकस किस टॉपिक्स के ऊपर है, या करंट अफेयर में कौन सा टॉपिक का काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग अगर हमें जाननी होगी तो डेफिनेटली हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पता होना काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आर नथिंग बट अ सिलेबस, अ कंसाइज्ड और स्पेसिफिक सिलेबस। क्योंकि जो यूपीएससी ने नोटिफिकेशन में सिलेबस दिया है ये काफी जनरिक होता है। लेकिन अगर यूपीएससी का माइंडसेट अगर हमें जानना है, क्वेश्चन सेटर का अगर हमें माइंडसेट जानना है, तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना पड़ेगा। दैट्स व्हाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नेक्स्ट ये जो गवर्नेंस का सिलेबस है एंड इंटरनेशनल रिलेशन का सिलेबस। लेकिन एक चीज आप समझ लो, जो भी यूपीएससी ने सिलेबस दिया है पॉलिटी का, गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस का एंड IR का, ये GS2 में दिया है। मतलब ऑल दीज सब्जेक्ट्स आर रिलेटेड विद ईच अदर इन सम फॉर्म, इन वन फॉर्म और अनदर फॉर्म। तो हम जो भी आंसर लिखेंगे उसमें भी हमें लिंकेजेस एस्टैब्लिश करने पड़ेंगे अक्रॉस दीज सब्जेक्ट्स इन GS2 पेपर। पॉलिटी का क्वेश्चन आया, जैसे कि कंस्टिट्यूशन का क्वेश्चन आ जाता है, या पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग का क्वेश्चन आ जाता है, या क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की बात आती है, उस समय भी हमें गवर्नेंस के रिगार्डिंग लिखना पड़ेगा। अगर हम इसे नहीं लिखेंगे तो यूर दैट फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट, फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, दैट पर्टिकुलर डिस्कशन वुड बी इनकम्प्लीट, बिकॉज पार्लियामेंट फंक्शन नहीं कर रहा है, अकाउंटेबिलिटी का इशू है। दीज टर्म्स आर रिलेटेड विद द गवर्नेंस पार्ट। इवन पार्लियामेंट अच्छे से काम नहीं कर रहा है, इट इज ऑल्सो रिलेटेड विद सोशल जस्टिस, क्योंकि पर्टिकुलर बिल डिस्कस करना है विच इज रिगार्डिंग वुमन, विच इज रिगार्डिंग चाइल्ड डेवलपमेंट, विच इज रिगार्डिंग एलिविएशन ऑफ पॉवर्टी। उसके रिगार्डिंग पार्लियामेंट में अगर अच्छे से डिबेट नहीं हो रहा है, पार्लियामेंट में अच्छे से डिबेट नहीं हो रहा है, इट मीन सोशल जस्टिस भी अफेक्ट हो रहा है। तो GS2 का जब भी आप आंसर लिखोगे तो आपको सोशल जस्टिस, गवर्नेंस, पॉलिटी, ये 3 सब्जेक्ट में इंटरलिंकेजेस डेवलप करने पड़ेंगे। अगर आप नहीं करोगे और द स्टूडेंट हु इज मेकिंग सच कंपैरिजन और एनालिसिस और इंटीग्रेशन, उसको अच्छे मार्क मिलेंगे कंपेयर विद यू। तो ये फर्स्ट स्ट्रेटेजी रहेगी। टॉपर्स का आंसर में ऐसे इंटरलिंकेजेस आपको दिखेंगे, तो आपको भी ऐसे इंटरलिंकेजेस डेवलप करने पड़ेंगे। ठीक है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया
स्टैटिक सिलेबस जो होता है काफ़ी स्टैटिक होता है, लेकिन उसमें जो ट्रेंड कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक के ऊपर प्रायोरिटी देनी चाहिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग हमें पीवाईक्यू से मिलती है। ठीक है ना? ये फर्स्ट पॉइंट आप याद रख लो। दिस इज फर्स्ट पॉइंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पीवाईक्यूज को बाय हार्ट करना है। पीवाईक्यूज में जो भी आपको कीवर्ड दिखेंगे, पीवाईक्यूज में जो भी कीवर्ड दिखेंगे, जो भी टॉपिक दिखेंगे, ऐसे टॉपिक के ऊपर क्या करना है आपको, ज़्यादा फोकस करना है। और जो कीवर्ड आप पीवाईक्यूज को दिख रहे हैं आपको, इसी कीवर्ड का इस्तेमाल आपको आंसर में भी करना है, क्योंकि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को पूछा गया था, मतलब दैट पर्टिकुलर टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूपीएससी। ठीक है ना? तो इस कीवर्ड को आपको आपके आंसर में क्या करना है, इनकॉर्पोरेट करना है। ये फेडरलिज्म का कोई क्वेश्चन पीवाईक्यू में आ चुका है, तो फेडरलिज्म के रिगार्डिंग जो भी यूपीएससी ने कीवर्ड इस्तेमाल किया है, और अगर 2026 में जो भी मेंस लिखोगे या उसके बाद भी जो भी मेंस लिखोगे, उसमें फेडरलिज्म रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है, तो फेडरलिज्म के रिगार्डिंग यूपीएससी ने ऑलरेडी कीवर्ड इस्तेमाल किया है, वैसे कीवर्ड्स का आप इस्तेमाल आपके आंसर में कर सकते हो। इट मींस पीवाईक्यू देखेंगे तो आपके पास क्या रहेगा, अगर आप पीवाईक्यू देखेंगे तो आपके पास लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स आ जाएंगे, लिस्ट ऑफ जीएस2 रिलेटेड कीवर्ड्स, लिस्ट ऑफ जीएस2 रिलेटेड कीवर्ड्स आप पीवाईक्यू से निकाल सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे आपको कीवर्ड्स मिलेंगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आपको कीवर्ड्स मिलेंगे, तो कीवर्ड की लिस्ट बनाओ और इसी कीवर्ड को आपको इस्तेमाल करना है। तो सेम स्ट्रेटजी आप जीएस3 में भी लगा सकते हो, जीएस1 में भी लगा सकते हो, जीएस4 में भी लगा सकते हो। मतलब पीवाईक्यू से जो भी कीवर्ड की लिस्ट बनेगी सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जीएससी के पीवाईक्यू देखेंगे तो जीएससी स्पेसिफिक कीवर्ड आपको पता चलेंगे, जीएस1 देखेंगे तो इसके रिगार्डिंग आपको कीवर्ड पता चलेंगे, इसके रिगार्डिंग कीवर्ड पता चलेंगे आपको। तो कीवर्ड की लिस्ट बनाओगे और इस जो भी आंसर लिखोगे आप, दिस पेपर स्पेसिफिक आपको उस कीवर्ड का इस्तेमाल करना है। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि नो इशू एग्जिस्ट इन आइसोलेशन। ठीक है ना? जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे आप पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग की बात कर रहे हो, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग, ठीक है ना? तो पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग हमने कहाँ से लिया है, हमने यूके से लिया है। ठीक है ना? तो यूके से हमने लिया है दिस पर्टिकुलर सिस्टम, वी हैव बोरोड दिस सिस्टम फ्रॉम यूके, राइट? तो हमारे पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग में अगर कुछ इशू होंगे, इफ आवर पार्लियामेंट इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, ठीक है ना, तो वी कैन लुक एट यूके पार्लियामेंट हाउ दे आर एबल टू रिजॉल्व द इशू दैट वी आर विटनेसिंग नाउ। हमारे इधर जो भी इशूज रहेंगे पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग के रिगार्डिंग, तो यूके में जो पार्लियामेंट फंक्शन कर रहा है, उन्होंने क्या सोल्यूशन निकाला है टू ओवरकम द इशू दैट वी आर विटनेसिंग नाउ। तो इस पर्टिकुलर चीज को आप वे फॉरवर्ड में आप लिख सकते हो कि यूके का सिस्टम को हम, यूके में जो भी चल रहा है उसको हम इंडियन कंटेक्स्ट में क्या कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ आप आपके आंसर में लिख सकते हो। तो पॉलिटी में एक टॉपिक दिया आपके सिलेबस में, वो टॉपिक आप यहाँ देख सकते हो कि कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम विद द अदर कंट्रीज। तो ये मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल कंपैरिजन के रिगार्डिंग क्वेश्चन आएगा, तभी आपको कॉन्स्टिट्यूशनल कंपैरिजन नहीं करना है, लेकिन रिलेवेंट क्वेश्चन आ जाता है, उसमें स्कोप बनता है कंपैरिजन करने का। तो ऐसे क्वेश्चन में वे फॉरवर्ड में आप कंपैरिजन कर सकते हो। इट मींस आप देख सकते हो नो इशू एग्जिस्ट इन आइसोलेशन, एवरी चैलेंज इज लिंक टू कॉन्स्टिट्यूशनल, सोशल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल एंड इथिकल डायमेंशन। तो आपको गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल कंपैरिजन, ये सबके साथ इंटरलिंकेज आपको एस्टैब्लिश करने पड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन आप देख सकते हो, एग्जामाइन the evolving pattern of center-state financial relations in the context of planned development of India. How far have the recent reforms impacted fiscal federalism in India? अगर ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो इसमें आपको इवोल्यूशन लिखना है। इवोल्यूशन लिखना मतलब आपको इसमें इकोनॉमिक्स का भी डायमेंशन डालना पड़ेगा, फिजिकल फेडरलिज्म का भी डायमेंशन आपको इसमें डालना पड़ेगा। देन आपको फेजेस दिखने पड़ेंगे कि 2017 तक 12th 5 प्लान काम करता था, तो टॉप डाउन अप्रोच उसमें होता था, नीति आयोग का इंट्रोडक्शन होता है, फाइनेंस कमीशन में काफी इवोल्यूशन हम देख रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आपको, मतलब इसमें इंटरडिसिप्लिनरी आंसर आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा, तभी आपको आंसर मिलेंगे। क्यों? तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ही लिखा है कि पैटर्न क्या है, इंडिया फाइनेंशियल रिलेशन का इवॉल्विंग पैटर्न है। इवॉल्विंग पैटर्न की बात करेंगे तो सिंस इंडिपेंडेंस जो भी हमारे पास पैटर्न है, उसके रिगार्डिंग हमारे आंसर में क्या करना पड़ेगा, हाईलाइट करना पड़ेगा। ठीक है ना? सेकंड क्वेश्चन है कंपेयर एंड कंट्रास्ट प्रेसिडेंट्स पावर टू पार्डन इन इंडिया एंड यूएसए, आर देयर एनी लिमिट्स टू इट इन बोथ कंट्रीज, व्हाट आर द प्रीएम्प्टिव पार्डन्स। तो इसमें ये क्वेश्चन एक्सप्लिसिटली उन्होंने कंपैरिजन के रिगार्डिंग पूछा है। ठीक है ना? अभी मेरा जब हमने सेशन चालू किया था, मैंने क्वेश्चन पूछा था आपको कि टॉपर्स का आंसर और एवरेज स्टूडेंट का आंसर, इसमें क्या फर्क होता है, टॉपर्स के आंसर में और हमारे आंसर में क्या फर्क होता है, जिसकी वजह से टॉपर्स कुड स्कोर 130 प्लस मार्क्स, हम बियॉन्ड 100 ही रह जाते हैं, लेकिन दे आर गोइंग इवन बियॉन्ड 130 मार्क्स। तो उसके लिए फर्स्ट इंसाइट हम देख सकते हो, दे हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ आंसर राइटिंग। ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ आंसर राइटिंग के रिगार्डिंग उनके पास क्या होता है, बेटर अंडरस्टैंडिंग होता है। तो दे ब्रेनस्टॉर्म एंड राइट competitive answers within the given time limit in exam hall, मतलब they have better understanding about all aspects of answer writing। अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग अगर आपको होगी तो आपको इस पैरामीटर के हिसाब से आप अच्छी सी स्ट्रैटेजी बना सकते हो। अगर आप आंसर राइटिंग के ही बारे में आपको अगर बेसिक कंपोनेंट अगर पता नहीं होंगे, तो आप जो भी आंसर लिखोगे वो आंसर काफी रॉ रहेगा, काफी बेसिक रहेगा, जिसकी वजह से आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो प्रॉपर अगर आपको आंसर राइटिंग के कंपोनेंट पता होंगे तो आपको काफी अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, मतलब क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं आंसर राइटिंग के। फर्स्ट एस्पेक्ट होता है इंट्रोडक्शन, सेकंड होता है स्ट्रक्चरिंग एंड प्रेजेंटेशन, थर्ड होता है कंटेंट एंड कंटेक्स्ट, फोर्थ होता है लैंग्वेज पार्ट, फिफ्थ होता है कंक्लूजन। मतलब आपके आंसर में इंट्रोडक्शन, जैसे मैंने बात की 44% ऑफ द क्वेश्चन या वेटेज पॉलिटी का होता है। तो जैसे कि 10 क्वेश्चन हम मान लेते हैं, 50% क्वेश्चन मान लेते हैं, तो जैसे कि 10 पॉलिटी के क्वेश्चन को आप 10 इंट्रोडक्शन लिखने वाले हो, तो हर इंट्रोडक्शन अलग अलग टाइप का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर पॉलिटी के क्वेश्चन में आप आर्टिकल से इंट्रोड्यूस कर रहे हो। टॉपर्स क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन के आंसर को आर्टिकल से इंट्रोड्यूस करेंगे, कुछ क्वेश्चन के आंसर को जो है वो जजमेंट से इंट्रोड्यूस करेंगे, किसी में कमिटी रिकमेंडेशन से इंट्रोड्यूस करेंगे, किसी में करंट अफेयर से इंट्रोड्यूस करेंगे, किसी में जो है वो किससे करेंगे, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी हमारे फिगर्स थे या द कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे उनसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उनके इंट्रोडक्शन में क्या होता है, बेसिकली उनके इंट्रोडक्शन में होता है वैरायटी, डाइवर्सिटी होता है। तो मैं दिखाऊंगा आपको थ्रू वेरियस सैम्पल्स।
स्ट्रक्चरिंग की बात होती है उनकी, मैं बताऊंगा आपको कंटेक्ट एंड कंटेक्स्ट क्या होता है, लैंग्वेज क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है। कंक्लूजन की बात करेंगे तो कंक्लूजन भी 4 to 5 टाइप्स का कंक्लूजन होता है। आई विल शो द सैंपल्स ऑफ दिस कंक्लूजन एज वेल इन टुडे सेक्शन। कंक्लूजन में भी आप देखो GS2 का होगा तो आपको वे फॉरवर्ड लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको कमिटी रिकमेंडेशन से भी आप कंक्लूड कर सकते हो, आप जजमेंट से कंक्लूड कर सकते हो, आप किसी मेजर जो पर्सनालिटी है जैसे अम्बेडकर जी है उनसे भी आप क्या कर सकते हो, कंक्लूड कर सकते हो, ठीक है ना। या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से भी आप कंक्लूजन कर सकते हो, ठीक है ना, या लॉ कमीशन से कंक्लूड करते हो। ऐसे बहुत सारी वैरायटी हो, तो इसके रिगार्डिंग टॉपर्स को काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। इसकी वजह से जस्ट बाय लुकिंग एट द क्वेश्चन विद इन फ्यू सेकंड्स वो समझ लेते हैं कि उनके इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, कंक्लूजन में क्या लिखना है, तो उनका समय बच जाता है और जो भी समय उनके पास वो यूटिलाइज करेंगे वो एक बेहतरीन आंसर लिखने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो ये प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। तो वन बाय वन हम देखते हैं कि ये क्या होता है। आप देखोगे यहाँ आंसर में, देखो इन्होंने अगर आप देखोगे तो इन्होंने फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन लिखा है, ये बेसिक होता है। बेसिक मतलब क्वेश्चन आप रीड कर सकते हो। तो अर्ली नेशनलिस्ट लीडर्स सॉ द इंटरनलाइजेशन एंड इंडिजनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एज वन ऑफ देयर मेन ऑब्जेक्टिव्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ द स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशंस इंडिविजुअल लीडर्स ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। तो ये क्वेश्चन है। इन्होंने क्या लिखा है, इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज नॉट singularly focused on freedom from British. It was also a holistic process for creating a democratic structure in Indian सोसाइटी। तो इन्होंने क्या किया कि बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है, तो ये काफी अच्छा है। इसमें आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है क्वेश्चन की उसे रिफ्लेक्ट किया जा रहा है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन। सेकंड आप देख सकते हो, ये सेकंड क्वेश्चन देखो कि गवर्नर हैज नो एग्जीक्यूटिव फंक्शन टू बी परफॉर्म्ड इंडिपेंडेंटली अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दिस पर्टिकुलर टॉपर हैज इंट्रोड्यूस्ड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बाय मेंशनिंग द आर्टिकल एंड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी सेकंड है। थर्ड टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन होता है जिसमें उन्होंने सरदार पटेल जी को कोट किया। सरदार पटेल वाज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर। तो इन थर्ड क्वेश्चन में क्या किया है, सरदार पटेल ने जो भी ओपिनियन रखा था रिगार्डिंग इंडियन सिविल सर्विसेज उसे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। यहाँ देख सकते हो, सिविल सर्विसेज वाज डिस्क्राइब्ड एज अ स्टील फ्रेम ऑफ इंडियन ब्यूरोक्रेसी बाय सरदार पटेल टू इंश्योर यूनिफॉर्म गवर्नेंस एंड यूनिटी ऑफ इंडिया। तो ये थर्ड टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन। फोर्थ होता है, देखो यहाँ इन्होंने क्या किया है, जजमेंट मेंशन किया है कि एज पर बोमाई केस फेडरलिज्म इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज फोर्थ टाइप। फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन, सेकंड है आर्टिकल, थर्ड होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स, फोर्थ होता है जजमेंट। तो इसको आप नोट डाउन करते रहो, ठीक है ना। फिफ्थ होता है, इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो बोला है उससे इंट्रोड्यूस किया। तो ऐसी डाइवर्सिटी आपके इंट्रोडक्शन में होनी चाहिए और इसके रिगार्डिंग क्लैरिटी आपको पहले से ही होनी चाहिए। कुछ टेम्पलेट्स आपने पहले से ही बना के रखनी चाहिए तभी, और इसे आपको प्रैक्टिस करना चाहिए आंसर राइटिंग में। जो मॉक टेस्ट आप लिखोगे उसमें ये सारे कंपोनेंट्स को आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तभी एग्जाम में सबकॉन्शियसली विदाउट गिविंग मच थॉट ऑटोमेटिकली आप जो है ये सारी चीज़ें क्या करोगे, लिख लोगे, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, सेल्फ हेल्प ग्रुप का क्वेश्चन उन्होंने क्या लिखा है, पीएम मोदी ने कुछ बोला है रिगार्डिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसे इंट्रोड्यूस किया। सेल्फ हेल्प ग्रुप also called as a nation help groups by PM Modi are a collective group of people who come together to carry out economic activity। तो ये 6 टाइप का इंट्रोडक्शन है। बेसिक क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। तो आपने अभी क्या क्या देखा, 6 टाइप का कंक्लूजन है। बेसिक इंट्रोडक्शन होता है, सेकंड आप आर्टिकल्स इंट्रोड्यूस कर सकते हो, थर्ड आप कोई एक फेमस पर्सनालिटी है उन्होंने अगर कुछ बोला होगा उनसे भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो जैसे सरदार पटेल, फोर्थ आप किसी जजमेंट से कर सकते हो, फिफ्थ आप अगर करंटली जो भी लीडर्स है जैसे प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने कुछ बोला है तो उससे भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। सिक्सथली जजमेंट तो हो गया, जैसे हमने पिछले इसमें देखा कि हम जो है इसमें आर्टिकल या कमिटी से भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, इवन करंट अफेयर से भी आप कर सकते हो, करंट अफेयर से भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रख लो। देखो इन्होंने आर्टिकल से भी किया है और जजमेंट से भी किया है। स्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है कि इट इज अ स्टेप टू प्रायोरिटाइज द पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। जैसे आप इस क्वेश्चन को रीड करो, हाईलाइट द फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये 10 मार्कर क्वेश्चन है, आपको 150 शब्दों में लिखना है। अगर आप इस पर्टिकुलर इंडियन फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अगर ब्रेनस्टॉर्म करोगे तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि हमारे दिमाग में आता है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, लेंदिएस्ट है, उसमें इतने इतने आर्टिकल्स है, डिटेल्ड प्रोविजन बना है ईच एंड एवरी एस्पेक्ट के लिए, जैसे कि सेंटर स्टेट डिस्प्यूट होता है, इंटर स्टेट डिस्प्यूट होता है, उसके लिए क्या करना चाहिए, 5th शेड्यूल है, 6th शेड्यूल है, फंडामेंटल राइट्स है, डीपीएसपीज है, गवर्नर है, प्रेसिडेंट है, ईच एंड एवरीथिंग फॉर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट डिटेल्ड प्रोविजन हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं। प्रियम्बल दिया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी दिया है, फंडामेंटल राइट्स दिया है, फेडरल यूनिटी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आ जाती है ड्यूरिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। लेकिन स्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है आउट ऑफ दिस मेनी पॉइंट्स, स्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है आप जो भी आंसर लिखोगे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वैसे वैसे इंपॉर्टेंस ऑफ पॉइंट क्या होगा, कम होता जाएगा। तो लीस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नीचे रहेगा यानी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरिंग। ये पॉइंट की स्ट्रक्चरिंग हो गई, ठीक है ना। यहाँ देख सकते हो। तो राइट अप्रोच क्या रहेगा, जनरली जो एवरेज आंसर क्या लिखेंगे, एवरेज आंसर फर्स्ट उनका पॉइंट लेंदिएस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। आर्टिकल 400 रहे 500 रहे उससे फर्क नहीं पड़ रहा, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, गारंटेड फंडामेंटल राइट्स। जैसे कि गारंटेड फंडामेंटल राइट्स आप आर्टिकल 32 देख सकते हो, 226 देख सकते हो। फेडरल विद यूनिटी बायस है, इसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, क्वाजी फेडरल बोला जाता है, क्वाजी फेडरल बोला जाता है। तो ये यूनिक पॉइंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो स्ट्रक्चरिंग करते समय राइट अप्रोच क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले लिखना है। इलेबरेट सेंटर स्टेट रिलेशन है, इसको आप लिखोगे। डीपीएसपी एज अ वेलफेयर स्टेट मॉडल, दिस इज ऑल्सो गुड थिंग। जो रिटर्न पॉइंट जो हमने पिछले एवरेज आंसर क्या रहेगा, एवरेज आंसर आप देख सकते हो लेंदियस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट पॉइंट है, लेकिन टॉपर का आंसर क्या रहेगा, लेंदियस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है लास्ट पॉइंट रहेगा। तो दिस इज द स्ट्रक्चरिंग ऑफ पॉइंट्स।
ठीक है। सेकंड एस्पेक्ट होता है स्ट्रक्चरिंग का, बॉडी को अलग अलग डायमेंशंस में इस्टेब्लिश करना। जैसे इकोनॉमिक डायमेंशन लिखा उन्होंने, पॉलिटिकल लिखा, डिफेंस लिखा, तो ये भी एक थर्ड पॉइंट है। ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो आपके आंसर में इंट्रोडक्शन होना चाहिए, बॉडी में कोर एनालिसिस एंड आर्गुमेंट्स होने चाहिए। अगर आपने बॉडी में अगर कुछ इश्यूज को हाईलाइट किया है, जैसे वाइल गिविंग द आर्गुमेंट्स, अगर आप कुछ इश्यूज को हाईलाइट कर रहे हो, कुछ चैलेंजेस को हाईलाइट कर रहे हो, तो उस चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए आपने वे फॉरवर्ड वे आपके स्पेसिफिकली GS2 के क्वेश्चन में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। और कंक्लूजन होना चाहिए आपके आंसर में, क्योंकि टॉपर्स के अगर आप आंसर दिखोगे ये स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है, ठीक है। प्रेजेंटेशन की बात करेंगे, मतलब जो भी हमारे पास कंटेंट है उसको हम पैराग्राफ फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, पॉइंट फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। जनरली पॉइंट फॉर्मेट में हमने लिखना चाहिए, क्योंकि इट इज़ गुड फॉर एग्जामिनर, ऑल्सो फॉर इवैल्यूएशन। एग्जामिनर के लिए अच्छा, इवन आपके लिए भी कम टाइम लगेगा आपके लिए भी, ठीक है। ओवर एक्सप्लेन करने से आप बच जाओगे, ओवर एक्सप्लेन करने से आप बच जाओगे, ठीक है ना। और जो है एक जो आपका जो आंसर रहेगा काफ़ी प्रेजेंटेबल हो जाएगा, काफ़ी प्रेजेंटेबल हो जाएगा। और तभी आप 3 आवर्स में 20 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर आप पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखोगे तो काफ़ी समय लगता है, तो पॉइंट फॉर्मेट को आप प्रेफर कीजिए, ठीक है ना। मैप्स डेफिनेटली आपको जो है मैप्स निकालना चाहिए, क्योंकि अगर IR का क्वेश्चन आता है, अगर उसमें आप मिडिल ईस्ट का क्वेश्चन आ जाता है, USA ईरान का क्वेश्चन आ जाता है, अगर उस समय हम पर्शियन गल्फ को अगर आप नहीं निकाल रहे हो, मिडिल ईस्ट को अगर आप नहीं निकाल रहे हो, तो डेफिनेटली आपको आंसर नहीं मिले, मार्क नहीं मिलेंगे कंपेयर विद द स्टूडेंट हु इज ड्राइंग द मैप। डायग्राम आपने निकालना चाहिए, फ्लो चार्ट आपने निकालना चाहिए, इवन ग्राफ भी आप निकाल सकते हो। मैं आपको एग्जांपल दूंगा अभी, आप यहाँ देख सकते हो, यू कैन सी द ग्राफ। अगर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का क्वेश्चन आ जाता है, तो आप देखोगे 15 लोकसभा, 16th, 17th, 18th। 15 लोकसभा में 30% एमपीज क्रिमिनल बैकग्राउंड के थे। 16th लोकसभा में जो 2014 में चालू हुआ था उसका 34% एमपीज ऑफ क्रिमिनल बैकग्राउंड। 2019 में जो इलेक्शन हुआ था उस समय जब लोकसभा बना था, उसमें 43% एमपीज क्या थे, क्रिमिनल बैकग्राउंड के थे। और 2024 में जो इलेक्शन हुआ है उसमें 46% एमपीज क्रिमिनल बैकग्राउंड के। ये डेटा एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एक प्रेशर ग्रुप है, इन्होंने दिया है। तो पॉलिटी का क्वेश्चन है, लेकिन आप गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से एनजीओ का कोई रिपोर्ट है उसको आप हाईलाइट कर सकते हो। अगर इतना अगर आप नहीं निकाल पा रहे तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप सिंपली ऐसे बना सकते हो कि जो एमपीज विद क्रिमिनल बैकग्राउंड उनका परसेंटेज लोकसभा में बढ़ते जा रहा है। तो ये हो गया आपका ग्राफ, ऐसी चीज़ें आप निकाल सकते हो। अभी इस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन है हाउ कैन इंडिया मेक सिटीजन चार्टर अ पावरफुल टूल फॉर इंप्रूविंग गवर्नेंस एंड एम्पावरिंग सिटीजन्स, ठीक है ना। तो इसमें इन्होंने क्या किया, एक प्रॉपर टेबल बनाया है। टेबल में लिखा है कि सिटीजन चार्टर पर्टिकुलर दिया है, तो उसमें मिशन क्या है उसका, उसको वैल्यूज़ क्या है, ठीक है ना, कौन से सर्विसेज दिए जाते हैं, कितने समय में सर्विसेज दिए जाते हैं, उसके लिए कौन सी अथॉरिटी है। तो ये टेबल निकाला इन्होंने। इसमें देखो आप फ्लो चार्ट देख रहे हो, ठीक है ना, यहाँ आप डायग्राम देख रहे हो। तो इस टाइप का आपके आंसर में क्या करना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा, तभी जो है आपको अच्छे मार्क मिलेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो डेफिनेटली योर आंसर वुड बी एवरेज आंसर, क्योंकि हर कोई टॉपर ऐसे बना रहे हैं। तो ये आप प्रेजेंटेशन के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। इवन आप यहाँ देख सकते हो, इन्होंने ट्रायंगल बनाया है, ये सारे GS2 के क्वेश्चन है। IR का क्वेश्चन है, इन्होंने क्या निकाला है, देखो मैप निकाला है। तो आप क्या करो, इंडियन मैप और जो मिडल ईस्ट है, जो इंपॉर्टेंट कंट्री के साथ हमारा रिलेशन है, उनका थोड़ा सा मैप बनाते रहो। इंडिया का भी मैप निकालोगे और बाकी कंट्री का ब्लॉक्स बनाओगे, ब्लॉक्स, तभी भी काफी इंप्रेसिव आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इनसाइट 1 पता चला आपको। फर्स्ट इनसाइट है, टॉपर्स को आंसर राइटिंग के जो भी पैरामीटर्स होते हैं उसके रिगार्डिंग अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। तो आपको भी क्या करना है, आंसर राइटिंग के रिगार्डिंग प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव बढ़ानी है। इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चरिंग, कंटेंट, कंटेक्स्ट, लैंग्वेज, कंक्लूजन, इसके ऊपर आपको काम करना है। कंटेंट एंड कंटेक्स्ट का क्या होता है, कंटेक्स्ट मतलब जो भी क्वेश्चन की डिमांड है उसके हिसाब से आपको कंटेंट को लिखना पड़ेगा। जैसे कि पुंछी कमीशन हम जानते हैं, सरकारी कमीशन हम जानते हैं, किसी जजमेंट को भी हम जानते हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर जजमेंट को, कमिटी रिकमेंडेशंस को, ठीक है ना, अगर उसको क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से अगर हम उसको नहीं लिखेंगे तो आपका जो कंटेंट है वो रिलेवेंट नहीं माना जाएगा, और उसमें हम ऑर्गेनिक इंटरलिंकेजेस हम इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए हमें क्या करना है, कंटेंट को कंटेक्स्ट स्पेसिफिक रिलेवेंट बनाना है। लैंग्वेज का मतलब होता है, लैंग्वेज हमारी ज़्यादा फ्लावरी होने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे सेंटेंसेस होने चाहिए, सिंपल से वोकेबलरी होनी चाहिए। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड अगर लिखोगे और इट क्रिएट्स अ एलिमेंट ऑफ अनईज फॉर द इवैल्यूएटर, तो डेफिनेटली पॉसिबली, नॉट डेफिनेटली, पॉसिबली वो शायद ही विल नॉट बी इम्प्रेस्ड विद योर आंसर्स, बिकॉज ही इज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड योर आर्टिकुलेशन, क्योंकि आपके आर्टिकुलेशन में बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स है जिसकी वजह से आपका जो भी आर्टिकुलेशन है वो अच्छे से कन्वे हो नहीं पा रहा है, ठीक है ना। तो कंक्लूजन मैंने बताया आपको, वे फॉरवर्ड आपके आंसर में GS2 के होने चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग टॉपर्स को पता होता है, तो दिस इज इनसाइट नंबर 1, ठीक है ना। तो इसके ऊपर आपको इनसाइट के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो सेकंड इनसाइट हम देखते हैं। सेकंड इनसाइट है, एड्रेसिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन इज मस्ट टू गेट एक्सीलेंट मार्क्स। मतलब क्वेश्चन में 3 पार्ट्स है, क्वेश्चन में 3 पार्ट्स है, अगर आप 2 पार्ट्स का 3 पार्ट्स क्वेश्चन में दिया है, लेकिन आपके आंसर में आपने 2 पार्ट्स ही लिखा है, 2 पार्ट्स को आपने एड्रेस किया आपकी बॉडी में, तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क नहीं मिलेंगे, अच्छे मार्क नहीं मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है 3 सब पार्ट्स को एड्रेस करना है, ठीक है। तो ऑल पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन शुड बी एड्रेस टू गेट अ फुल मार्क्स। अब यहाँ देख सकते हो क्वेश्चन क्या है, डिफाइनिंग द प्रीएम्बल, डिस्कस हाउ द प्रीएम्बल इज रिफ्लेक्टेड इन प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आल्सो कमेंट अपॉन इट। तो इसमें 3 पार्ट है। इंट्रोडक्शन लिखोगे, इंट्रोडक्शन के बाद प्रीएम्बल को आप डिफाइन करोगे। सेकंडली, प्रीएम्बल इज रिफ्लेक्टेड इन द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज सेकंड पार्ट। थर्ड है कमेंट अपॉन इट्स अमेंडमेंट। ये थर्ड 3 सब पार्ट आपके आंसर में लिखनी चाहिए, अपार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। अगर आपने प्रीएम्बल को इंट्रोडक्शन में डिफाइन कर दिया है और आंसर में सिर्फ ये 2 पार्ट को आपने लिखा है, तो शायद आंसर में आपको अच्छे मार्क नहीं मिलेंगे, क्योंकि दिस इज 50 मार्क का क्वेश्चन। तो आपको डिफाइनिंग प्रीएम्बल को भी अच्छे से डिफाइन करना है, उसके कंपोनेंट लिखने हैं। इसके लिए आप कुछ डायग्राम निकाल सकते हो, इसमें आप कुछ फ्लो चार्ट निकाल सकते हो, इसमें आप किसी कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर ने अगर कुछ लिखा है इनके प्रीएम्बल के रिगार्डिंग, जैसे के मुंशी ने प्रीएम्बल को क्या बोला था, आइडेंटिटी कार्ड बोला था, तो ऐसी कुछ चीज़ें आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा कि प्रोविजंस, DPSP में हमें क्या दिखाई देता है, फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग क्या दिखाई देता है, ठीक है ना।
देन हमें जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रिगार्डिंग क्या दिखाई देता है, ये सारी चीज़ें, या इलेक्शन के रिगार्डिंग आर्टिकल 326 देख लो, कि इनके रिगार्डिंग हमें इनमें कैसे प्रियम्बल हमें रिफ्लेक्ट होता है, तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा। और आल्सो कमेंट ऑन अमेंडेबिलिटी की बात हो रही है तो आपको इसमें बेरोबारी यूनियन केस लिखना पड़ेगा, बेरोबारी यूनियन केस लिखना पड़ेगा, आपको केशवानंद भारती केस लिखना पड़ेगा। ये 3 पार्ट में लिखोगे और प्रॉपर उसके बाद प्रॉपर कंक्लूजन लिखना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे आंसर में मार्क मिलेंगे। अगर इसमें आप ऐसा नहीं करोगे तो डेफिनेटली आपका आंसर काफी एवरेज रहेगा। सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, टू व्हाट एक्सटेंट डज इट रिफ्लेक्ट द कम्युनिटी स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। तो ये भी 15 मार्क का क्वेश्चन है। तो इसमें आपको पहले फर्स्ट पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के रिगार्डिंग आपको लिखना पड़ेगा, सेकंडली उसका सिग्निफिकेंस लिखना पड़ेगा, थर्डली फेडरलिज्म के रिगार्डिंग लिखना पड़ेगा। ये 3 सब पार्ट आपके आंसर में आना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। मतलब इंट्रोडक्शन आएगा, कंक्लूजन आएगा और 3 सब पार्ट्स आएंगे, और एक सब पार्ट्स आप ऐड कर सकते हो वे फॉरवर्ड के परस्पेक्टिव से, और एक इसमें वे फॉरवर्ड से पहले आप कुछ इश्यूज भी लिख सकते हो, इश्यूज लिखो उसके बाद ऐसा कुछ करोगे आप डेफिनेटली जो बॉडी में जो 3 सब पार्ट्स हमें कंपल्सरी लिखने हैं, वे फॉरवर्ड इशू जो हम अलग से हाईलाइट कर रहे हैं उसके लिए हम डायग्राम या फ्लो चार्ट बना सकते हैं। तो अगर ऐसा करोगे तभी आपका आंसर टॉप लेवल करेगा। ये कंटेक्ट एंड कंटेक्स्ट की बात है। तो इनसाइड 1 एंड 2 हो गया, अभी हम डिस्कस करते हैं इनसाइड नंबर 3। ऑलवेज गिव सम सॉल्यूशन आइदर एज अ वे फॉरवर्ड एंड कंक्लूजन, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। जब आप इशू हाईलाइट करोगे आपको वे फॉरवर्ड लिखना पड़ेगा। तो आप देखो आंसर में इन्होंने वे फॉरवर्ड लिखा है, ठीक है ना, ये चीज़ है। यहाँ देखो इसमें भी वे फॉरवर्ड लिखा है। क्वेश्चन क्या है, चाइनाज एक्विजिशन ऑफ स्ट्रेटेजिक फोर्स ग्लोबली हैज अ सिग्निफिकेंट इंप्लीकेशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स एंड इकोनॉमिक रिलेशन, डिस्कस। वे फॉरवर्ड क्या लिखा है, बेनिफिट टू इंडिया एज अ हेज टू चाइना फॉर वर्ल्ड, leverage Malaccan Strait to counterbalance necklace of diamonds, develop IMEC Indo-Pacific Economic Framework। तो ये क्या किया उन्होंने, वे फॉरवर्ड दिया है टू डील विद चाइनीज एक्विजिशन ऑफ स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स ग्लोबली एज वेल एज इन इंडियन ओशन, ठीक है ना। तो आईआर के क्वेश्चन में भी आप सजेशन दे सकते हो, जिससे जो भी इंडिया इशू फेस कर रहा है उसको हम कुछ हद तक क्या करें, एड्रेस कर पाए, ठीक है ना। तो यहाँ देखो एनालिसिस एंड वे फॉरवर्ड दिख रहा है आपको, तो ये अभी आपको टॉपर्स के कॉपीज में आपको दिखेगा। इसमें देखो एनालिसिस एंड वे फॉरवर्ड दिख रहा है, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस 3 इनसाइट्स। फर्स्ट इनसाइट, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ आंसर राइटिंग पता होनी चाहिए। सेकंड इनसाइट है, ऑल द पार्ट्स ऑफ आंसर शुड बी एड्रेस्ड। थर्ड इनसाइट है, वे फॉरवर्ड आपको लिखना पड़ेगा। इनसाइट 4 है, अवॉइड यूनिडायरेक्शनल वे ऑफ आंसर्स, और मैकेनिकल पॉइंट्स आपको नहीं लिखना है, यूनिडायरेक्शनल नहीं लिखना है आपको। आपको सोशल जस्टिस, गवर्नेंस को पॉलिटी के साथ लिंक करना है, पॉलिटी को सोशल जस्टिस के साथ लिंक करना है, कमिटीज को लिंक करना है। तो इंटरलिंकेजेस, इंटरडिसिप्लिनरी आपका आंसर लिखना चाहिए। यूनिडायरेक्शनल ऐसा नहीं कि पूछेगा तभी हम आंसर लिखेंगे, नहीं पूछेंगे तभी, क्योंकि जब आप इंटरलिंकेजेस करोगे दैट शोज व्हेन यू डू द इंटरलिंकेजेस। यूपीएससी ने आपको आंसर क्वेश्चन नहीं पूछा इंटरलिंकेजेस, तब भी अगर आप इंटरलिंकेजेस करो, इससे आपका जो सोचने का जो हॉरिजॉन है ना वो कितना ब्रॉड है उसके रिगार्डिंग एग्जामिनर को पता चलेगा। सेकंडली आप क्वालिटेटिव आंसर जो है आपके आंसर में लिख सकते हो, क्वालिटेटिव पॉइंट आप डाल सकते हो अगर कंपैरिजन करोगे। और ऑफिशियली अगर आप देखोगे जो भी रिपोर्ट आईएएस ऑफिसर बनाते हैं या जो भी बुक्स आप देखते हो, जो भी प्रॉपर रिसर्च स्टडी होता है, उसमें ना काफ़ी इंटरडिसिप्लिनरी आपको टॉपिक हम दिखाई देते हैं। तो आपका आंसर भी इंटरडिसिप्लिनरी दिखना चाहिए, ठीक है। इनसाइड 5 देखो, डोंट ऑलवेज बी वेरी क्रिटिकल, rather present opposing and supporting dimensions with a unique solution in line with constitution। तो क्योंकि we are administrators, we are going to be administrator का काम क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है यूनिटी देश की बनाए रखना। सेकंडली जो भी इशू है उसके लिए सोल्यूशन ढूंढना। तो हम वी आर एडमिनिस्ट्रेटर, वी आर नॉट पॉलिटिशियंस। तो हमें हर चीज़ को क्या करना है, बैलेंस वे से देखना है। अगर हम पॉलिटिशियंस के परस्पेक्टिव से पॉलिटिकल अगर हम हो जाएंगे, क्योंकि पॉलिटिक्स में जनरली चलता है टू टेक एक्सट्रीम स्टैंड्स, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर को एक्सट्रीम स्टैंड नहीं ले सकते हो आप, क्योंकि एक्सट्रीम स्टैंड लोगे तो फिर आप सोल्यूशन नहीं निकाल पाओगे, कॉन्फ्लिक्ट का आप रेजोल्यूशन नहीं करोगे। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर का काम क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, मतलब कोई कॉन्फ्लिक्टिंग डिमांड्स है, तो दोनों डिमांड को, मतलब दो अलग अलग सेक्शन है, उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करके कुछ मिडल पाथ उनको ढूंढना होता है, ठीक है ना। तो ये माइंडसेट जो है एडमिनिस्ट्रेटर का होना चाहिए। तो आपका आंसर भी ज़्यादा क्रिटिकल या वन साइडेड नहीं होना चाहिए, बल्कि दोनों पर्सपेक्टिव आप दे सकते हो। उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, ऐसे कुछ स्टैंडर्ड रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके आप एक बैलेंस्ड कंक्लूजन आप दे सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ देख सकते हो, यू कैन सी हियर, लेट मी इरेज दिस पार्ट, जस्ट अ सेकंड। देख सकते हो क्वेश्चन, देखो, स्टॉप ट्रीटिंग इंस्टीट्यूशंस एज अ गुड और बैड, ये जुडिशरी का क्वेश्चन आता है। और एवरेज आंसर क्या रहेगा, कि जुडिशियल ओवररीच इज बैड। बेटर आंसर क्या रहेगा, जुडिशियल एक्टिविज्म एमर्ज्ड पार्टली ड्यू टू एग्जीक्यूटिव इनएक्शन एंड लेजिस्लेटिव गैप्स, बट एक्सेसिव इंटरवेंशन में ब्लर दी सेपरेशन ऑफ पावर। तो ये क्या है, बेटर आंसर है, क्योंकि यहाँ आपने एक्सट्रीम स्टैंड नहीं लिया है कि जुडिशियल ओवररीच इज बैड, रादर आपने लिखा है कि जुडिशियल ओवररीच क्यों किया जा रहा है। तो रीजन होगा, वैलिड रीजन होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी एंजॉय नहीं करती जुडिशियल ओवररीच करना, लेकिन कभी कभी सिचुएशन डिमांड्स सुप्रीम कोर्ट टू गो एक्स्ट्रा माइल टू डू द जस्टिस विद दी पार्टीज हु आर पार्ट ऑफ द डिस्प्यूट। जो आर्टिकल 42 में हम देखते हैं कि फॉर द सेक ऑफ डूइंग कंप्लीट जस्टिस सुप्रीम कोर्ट एक्स्ट्रा कुछ माइल जा सकता है, इसे आर्टिकल 142 में भी मेंशन किया गया है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट है, तो आपको जो है इस पर्सपेक्टिव से आपको आंसर लिखना पड़ेगा।
और आपके आंसर में देखो पुंची कमीशन का रिकमेंडेशन को आपको कॉन्टेक्चुअलाइज करना पड़ेगा। नेशनल कमीशन टू रिव्यू वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको वेंकटचलिया कमीशन भी बोलते हैं, सरकारी कमीशन का रिकमेंडेशन को लिखना पड़ेगा। लॉ कमीशन का रिकमेंडेशन आपको पता होनी चाहिए। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का ऑब्जर्वेशन पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट सच एज, जैसे अम्बेडकर ने एक बार बोला था कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इंडिया में हो नहीं सकती जब तक सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ना हो। तो सोशल जस्टिस का क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें अम्बेडकर को कोट कर सकते हो। नेहरू के रिगार्डिंग आप लिख सकते हो। केसी वेयर के बारे में लिख सकते हो। मॉन्टेस्क्यू ने सेपरेशन ऑफ पावर के रिगार्डिंग बात की थी। केसी वेयर ने क्वासी फेडरलिज्म के लिए बात की थी। तो ऐसे कुछ चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। तो सोशल जस्टिस का क्वेश्चन होगा तो आप नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का इस्तेमाल कर सकते हो। नीति आयोग का इस्तेमाल कर सकते हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 17 गोल्स है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। फंडामेंटल राइट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। डीपीएसपी का आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इसमें आपको बहुत रिसर्च करना है, कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। जहाँ भी आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, आप जहाँ भी टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, वो जो भी अप्रोच पेपर देंगे उस अप्रोच पेपर में आपको ये बहुत सारी चीज़ें आपको दिखेंगे, ठीक है ना। ये बहुत सारी चीज़ें दिखेंगे आपको, मतलब जो अप्रोच पेपर आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, जो भी आपको आंसर मिल रहा है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, वहाँ जो भी कंटेंट रहेगा उसको आप रिसोर्स बोल के इस्तेमाल करो। सेकंडली, लक्ष्मीकांत की जो बुक है, लक्ष्मीकांत पॉलिटी की, उसमें भी कमेटी के रिकमेंडेशन को दिया था। मतलब अभी जो आप लक्ष्मीकांत रीड करोगे, हर चैप्टर के आखिरी में जो 3-4 पेजेस होते हैं उसको रीड करना है, बिकॉज देयर यू विल फाइंड एनालिसिस पार्ट, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन एंड बेसिक्स देखो, अब अगर आप कोई क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लिखा है, पार्लियामेंट वर्सेस जुडिशरी का कुछ लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी के बारे में लिखा है, तो ऐसे क्वेश्चन में आप केशवानंद भारती को कोट कर सकते हो, क्योंकि केशवानंद भारती के इसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के रिगार्डिंग बात किया है। और बेसिक स्ट्रक्चर में क्या आता है, सुप्रीमेसी ऑफ क्या आता है, सुप्रीमेसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट आता है, ठीक है ना। रूल ऑफ लॉ भी इसमें आता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आता है, तो आप इसको मेंशन कर सकते हो। अगर इलेक्ट्रोल रिफॉर्म के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आता है तो आप इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण इस्तेमाल कर सकते हो, जिस केस रिगार्डिंग डेमोक्रेसी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। अगर आप वेलफेयर स्टेट सोशल जस्टिस की बात करते हो तो मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, हार्मनी बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी इज अ बेसिक स्ट्रक्चर। इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब ऐसे आपको जजमेंट, आपको कुछ 10-12 जजमेंट आपको पता होने चाहिए, तभी आप आपके आंसर में जजमेंट लिख पाओगे, ठीक है। ये भी कुछ जजमेंट्स है। जेंडर जस्टिस के रिगार्डिंग ये जजमेंट है। अगर जेंडर जस्टिस का क्वेश्चन आता है, इंडिविजुअल राइट्स का क्वेश्चन आता है, तो आपको विशाखा गाइडलाइंस आपको पता होना चाहिए। आपको जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस पता होना चाहिए, विच वाज रिगार्डिंग अडल्टरी। एक सेक्शन 497 था रिगार्डिंग अडल्टरी, तो उसके रिगार्डिंग ये पर्टिकुलर चीज़ आ चुकी है, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो आईआर का क्वेश्चन होगा तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो हमारे जयशंकर जी है, या जो भी ग्लोबल लीडर्स रहेंगे, अगर उन्होंने कुछ बोला है रिगार्डिंग पर्टिकुलर थिंग, पर्टिकुलर इशू, तो उस पर्टिकुलर उनके कीवर्ड्स को, उनके स्टेटमेंट को, उनके ओपिनियन को भी आप आईआर बेस्ड क्वेश्चन में लिख सकते हो। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने G20 प्रेसिडेंसी के समय क्या बोला था, वसुधैव कुटुंबकम की बात की थी, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की बात की थी। तो ऐसे कीवर्ड्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो कौन से क्वेश्चन में, जहां मल्टीलैटरलिज्म की बात करें, ग्लोबल गवर्नेंस का रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आता है, G20 का क्वेश्चन आ जाता है, या ग्लोबल साउथ के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पीएम मोदी के कोर्ट को, ओपिनियन को आप लिख सकते हो। इवन जब रशिया एंड यूक्रेन के बीच में वार हो रहा था, उस समय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बोला था, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वार। तो अगर पीस डिप्लोमेसी के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आ जाता है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना, वैसे उसमें आप इस कोड को इस्तेमाल कर सकते हो। तो ऐसे कोड आप डेफिनेटली आपके आयर के क्वेश्चन में आना चाहिए। अगर आयर के क्वेश्चन में अगर आप मैप नहीं निकालोगे, आयर के क्वेश्चन में ऐसे कोड्स को आप मेंशन नहीं करोगे, तो आपका आंसर उतना इंप्रेसिव नहीं बनेगा। तो दिस इज ऑल्सो टेम्पलेट फॉर आयर बेस्ड क्वेश्चन। कोड भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, यहाँ देख सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी का क्वेश्चन आता है, जुडिशरी के रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है, गवर्नेंस एथिक्स एंड फेडरलिज्म के रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है, तो आप अंबेडकर का ये वाला कोड इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। जैसे सोशल जस्टिस का क्वेश्चन है, अफर्मेटिव एक्शन रिजर्वेशन की बात हो रही है, मनरेगा की बात हो रही है, ठीक है ना, पेंशन की रिगार्डिंग बात हो रही है, इक्वालिटी की बात हो रही है, तो उस समय आप पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कान लास्ट अनलेस देयर लाइज एट द बेस ऑफ इट सोशल डेमोक्रेसी। तो ये अंबेडकर जी ने बोला था, इसको भी आप किसी ना किसी वजह से आंसर में आप लिख सकते हो सोशल जस्टिस के। महात्मा गांधी जी ने भी कुछ बोला था, तो कुछ कोट्स आप याद रख लो। इनसाइट नंबर 6 है, स्टूडेंट ऑफन मेक आंसर्स इंस्टीट्यूशन सेंट्रिक। क्वेश्चन है, एग्जामाइन इश्यूज विद ट्रिब्यूनलाइजेशन। एवरेज आंसर क्या रहेगा कि ट्रिब्यूनलाइजेशन हो रहा है, मतलब एग्जीक्यूटिव कंट्रोल बढ़ रहा है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस खतरे में जा रहा है, तो ऐसा कुछ लिखेंगे। लेकिन जो बेटर आंसर लिखेगा उसमें क्या लिखेगा, ट्रिब्यूनलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ट्रिब्यूनलाइजेशन की वजह से डिलेड जस्टिस अफेक्ट सिटीजंस एक्सेस टू जस्टिस, ऑलवेज ब्रिंग आंसर्स बैक टू सिटीजंस डेमोक्रेसी। मतलब आपके आंसर में जब क्वेश्चन ट्रिब्यूनलाइजेशन का आता है, तो ट्रिब्यूनलाइजेशन के पीछे जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, ट्रिब्यूनल हम क्यों बनाते हैं कि टाइमली जस्टिस हो, पैसा ज़्यादा ना लगे, अकाउंटेबिलिटी रहे, इसको जो कोर वैल्यूज होता है उस पर्टिकुलर चीज़ के रिगार्डिंग, उसको आपका आंसर में लिखना चाहिए। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। तो अंडरस्टैंड करो, ईच एंड एवरी जीएस2 क्वेश्चन इज एक्चुअली अबाउट सिटीजंस। तो हमेशा जब भी आप आंसर लिखोगे, लिखने के बाद देखो कि आपने जो आंसर लिखा है वेदर इट इज रिगार्डिंग सिटीजंस और नॉट, ठीक है ना, वेदर उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी स्प्लिट होता है पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के पीछे, वेदर इट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन योर आंसर और नॉट, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। इनसाइट 6 है। इनसाइट 7 है, यूपीएससी रिवर्स कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी मोर देन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी मतलब आपने कोई आर्टिकल को मेंशन कर दिया, कोई पार्ट्स को मेंशन कर दिया, लेकिन उस आर्टिकल, उस पार्ट्स के पीछे ऐसी कौन सा प्रिंसिपल है, ऐसी कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, उसको हाईलाइट नहीं करोगे तभी भी आपका आंसर एवरेज हो जाता है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आ जाता है, तो इसके पीछे का जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी होता है वो होता है राइट्स, अकाउंटेबिलिटी, रूल ऑफ लॉ। तो ये अगर कीवर्ड्स आपके आंसर में नहीं दिखेंगे तो आपका आंसर एवरेज हो जाएगा। गवर्नेंस का क्वेश्चन आता है, गवर्नेंस मोस्टली इज अबाउट एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी, सिटीजन सेंट्रिसिटी। गवर्नेंस बेस्ड क्वेश्चन है, और इसमें अगर आप कीवर्ड नहीं लिख रहे हो
तो डेफिनेटली आपका आंसर एवरेज हो जाएगा। फेडरलिज्म क्वेश्चन आता है, उसमें अगर आप सेंटर स्टेट रिलेशन मेंशन नहीं करोगे, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मेंशन नहीं करोगे, तो आपका आंसर एवरेज हो जाएगा। तो आपको टॉपिक वाइज कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आपको मेंशन करने पड़ेंगे, तभी जो है आपका आंसर क्या होगा, काफ़ी अच्छा माना जाएगा। ठीक है ना। इनसाइट 9 है लर्न टू सी क्वेश्चन बिहाइंड क्वेश्चन। इससे क्या पता चलता है आपका सोचने का जो हॉरिजॉन है, कितना डीप, कितना ब्रॉड आप सोचते हो, कितना लॉन्ग टर्म आपका पर्सपेक्टिव है, कितना लॉन्ग टर्म आपका थॉट है, कितना कॉम्प्रिहेंसिव आपकी सोच है। ये पता चलेगा अगर आप क्वेश्चन बिहाइंड द क्वेश्चन अगर आप अंडरस्टैंड करोगे। तो देख सकते हो, कन मिसयूज ऑफ मनी बिल प्रोविजंस इरोड बाइकैमरलिज्म। अभी हम यहाँ दिख रहा है कि बाइकैमरलिज्म एक वर्ड, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे क्वेश्चन है। इसके पीछे क्वेश्चन कौन से? बाइकैमरलिज्म इज नथिंग बट फेडरलिज्म, क्योंकि बाइकैमरलिज्म मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा। राज्यसभा में क्या होता है? राज्यसभा इज नथिंग बट सभा ऑफ स्टेट्स। अगर मनी बिल का इस्तेमाल करके किसी कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यूज को अगर पास किया जा रहा है, इसका मतलब राज्यसभा को क्या किया जा रहा है? इग्नोर किया जा रहा है। और राज्यसभा में स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव है, इसका मतलब फेडरलिज्म अफेक्ट हो रहा है, डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी अफेक्ट हो रही है, सेपरेशन ऑफ पावर अफेक्ट हो रहा है, चेक्स एंड बैलेंस भी अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि राज्यसभा का पर्पज होता है चेक्स एंड बैलेंस भी करना किसी गवर्नमेंट को। ठीक है ना। तो ऐसे इनसाइट्स आपको आंसर में लिखने पड़ेंगे। कुछ टेम्पलेट से आप देख लो, सोशल जस्टिस या गवर्नेंस का क्वेश्चन आता है तो आप ये टेम्पलेट इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे पॉलिटिकल एक टेम्पलेट है, इकोनॉमिक, सोशल, इसको बोलते हैं पेस्टल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड इथिकल। तो ये फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके आप लिख सकते हो। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, हाउ कैन ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस बी स्ट्रेंथन। मतलब ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को हम कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं गवर्नेंस में। तो जैसे टेम्पलेट बनाया मैंने पेस्टल टेम्पलेट, तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, पेस्टल के रिगार्डिंग जो है स्ट्रेंथन कैसे कर सकते हैं उसके। जैसे पॉलिटिकल डायमेंशन क्या रहेगा कि हम पार्लियामेंट्री इनसाइट को हम बढ़ा सकते हैं, लेजिस्लेटिव चेक्स बना सकते हैं। सोशल ई देखेंगे, इकोनॉमिक, ऑडिट एंड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर हम देख सकते हैं। मतलब जो भी इंस्टीट्यूशन है, इफ दे आर इन्वॉल्व इन एक्सपेंडिचर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टेन बेनिफिट्स टू सर्टेन बेनिफिशरीज। इकोनॉमिक डायमेंशन क्या रहेगा? ऑडिट एंड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर के ऊपर हम फोकस कर सकते हैं। सोशल ऑडिट्स कर सकते हैं, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं। लीगल में लोकल एंड विजिबल प्रोटेक्शन थ्रू हम अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी अचीव कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी में आरटीआई पोर्टल ई गवर्नेंस का इस्तेमाल करके हम ट्रांसपेरेंसी अचीव कर सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी के लिए ये ऑडिट हो गया, इकोनॉमिक ऑडिट। अकाउंटेबिलिटी के लिए सोशल ऑडिट हो गया, ठीक है ना। अकाउंटेबिलिटी के लिए पार्लियामेंट्री ओवरसाइट हो गया। इन्वायरमेंटल इंपैक्ट डिस्क्लोजर, इससे भी आपकी ट्रांसपेरेंसी भी आएगी, अकाउंटेबिलिटी भी आएगी। तो पेस्टल फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके आप ऐसे क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो। अभी क्वेश्चन है, डिस्कस द चैलेंजेस इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ वेलफेयर स्कीम्स इन इंडिया। देखो, पॉलिटिकल वोट में एक पॉलिटिकल चैलेंज क्या है? वोट बैंक पॉलिटिक्स है। इकोनॉमिक चैलेंज क्या है? फंडिंग कंस्टेंट होते हैं। टेक्नोलॉजिकल चैलेंज क्या है? आधार ऑथेंटिकेशन फेलियर आते हैं। सोशल चैलेंज क्या? एक्सक्लूजन एरर्स एंड सोशल बैरियर्स है। लीगल चैलेंजेस क्या? राइट बेस इंटर्न। तो ऐसे आप फ्रेमवर्क का इस्तेमाल कर सकते हो। आयर का क्वेश्चन आता है तो ये जो कीवर्ड्स है, जैसे 5 T's ऑफ डिप्लोमेसी, जैसे 5 T's मतलब 1 ट्रेड इज फॉर ट्रेड, सेकंड इज फॉर ट्रेडिशन, थर्ड इज फॉर टेक्नोलॉजी, फोर्थ इज फॉर टूरिज्म, फिफ्थ इज फॉर टैलेंट। तो अगर क्वेश्चन इंडिया अफ्रीका के रिगार्डिंग आता है, इंडिया एशियान के रिगार्डिंग आता है, इंडिया एंड गल्फ कंट्रीज के रिगार्डिंग, इंडिया सॉफ्ट पावर के रिगार्डिंग आता है, तो इंडिया जो है 5 T's ऑफ डिप्लोमेसी का इस्तेमाल कर रहा है। क्यों? फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड, फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेडिशन, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म एंड टैलेंट। तो ऐसे आप आयर के क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो। 3 T's ऑफ डिप्लोमेसी देख सकते हो। क्वेश्चन अगर इंडिया एज ए इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन का आता है, इंडिया यूएस रिलेशन का आता है, इंडिया इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की बात होती है, तो 3 T's ऑफ डिप्लोमेसी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि इंडिया इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन क्यों करना चाहिए? बिकॉज इंडिया इज अ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। इंडिया में डेमोग्राफी भी काफी अच्छी है, यंग पॉपुलेशन है और डिमांड भी बढ़ सकती है, तो इसकी वजह से इंडिया में इन्वेस्टमेंट लोगों ने करना चाहिए। इसलिए इंडिया यूएस का रिलेशन इंप्रूव क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ 3 T's डिप्लोमेसी, क्योंकि वी आर लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, हमारे पास डेमोग्राफी भी काफी अच्छी है, यंग एंड डायनामिक पॉपुलेशन इंडिया में है, तो एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स। डिमांड भी बढ़ेगा तो अमेरिकन कंपनी का कंजम्पशन इंडिया में बढ़ेगा, तो डेफिनेटली दैट इज गुड थिंग फॉर अमेरिका। इसकी वजह से यूएस इज एक्सटेंडिंग हेल्पिंग हैंड टू इंडिया, इंडिया इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस टेम्पलेट्स। गवर्नेंस का क्वेश्चन आता है, स्कीम्स के रिगार्डिंग आता है, तो आप पी रैट के भी इस्तेमाल कर सकते हो। पी रैट मतलब पार्टिसिपेशन, इक्वालिटी एंड इक्विटी, इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, देन रिस्पॉन्सिवनेस, रूल ऑफ लॉ, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। पी रैट का इस्तेमाल कर सकते हो। पेस्टल फ्रेमवर्क का आप इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया। इंडिया में जितने भी इंस्टीट्यूशन है, मोस्टली 2 चीज़ों से सफर करते हैं। एक होता है उनके पास जो मैन पावर है वो स्किल्ड नहीं होता है। सेकंडली स्केल मतलब उनके पास मैन पावर क्या होता है? काफ़ी कम होता है। जैसे लोकल गवर्नमेंट देखो अच्छे से काम क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि लोकल गवर्नमेंट में जो ऑफिसर्स है वो स्किल्ड उतने नहीं है, प्लस मैन पावर डिफिशिएंट है। इसकी वजह से हमारे इंस्टीट्यूशन अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाते। तो ऐसे टेम्पलेट को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी कम से कम समय में अच्छा क्वालिटी आंसर आप दे सकते हो। ठीक है ना। तो ठीक है ना। तो ये है आज के सेशन में। देखो, संत कबीर ने बोला था कि जिन खोजा 3 पाइयाँ, मतलब जिन खोजा 3 पाइयाँ, मतलब जिन्होंने खोजा उनको मिला। ठीक है ना। और उसके लिए उनको गहरे पानी में जाना पड़ा था। जिन्होंने गहरे पानी में जाके कुछ खोजने की कोशिश की उनको मिला। जिन्होंने डर के मारे वो समुद्र में या गहरे पानी में नहीं गए, वो बस दे आर स्टिल देयर ऑन द बैंक ऑफ दैट पर्टिकुलर वाटर बॉडी, वो किनारे पे ही बैठे रहे, उनको कुछ नहीं मिला। इसका मतलब GS2 में अगर आपको 130 प्लस मार्क अगर लाने हैं आपको, तो थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा, आपको खोजने की कोशिश करनी पड़ेगी, तभी आपको मिल पाएगा। अगर आप खोजोगे नहीं, अगर आप टेम्पलेट के ऊपर काम नहीं करोगे, आपके आंसर इंट्रोडक्शन में अगर आप डाइवर्सिटी नहीं लाओगे, आपके कंक्लूजन में डाइवर्सिटी नहीं लाओगे, कुछ कोड्स का इस्तेमाल नहीं करोगे, डायग्राम, फ्लो चार्ट, मैप्स अगर इसका इस्तेमाल नहीं करोगे, तो डेफिनेटली आपका जो आंसर रहेगा टॉपर्स का आंसर नहीं रहेगा। ठीक है ना। इसकी वजह से आपको जो भी स्ट्रैटेजी, जो भी इंसाइट्स मैंने आज के सेशन में डिस्कस किए हैं, उसके ऊपर प्लीज़ काम कीजिए,
अगर आप ऐसा करोगे तो कम से कम एफर्ट में काफ़ी अच्छा स्कोर आप GS2 में ला सकते हो। और यही स्ट्रैटेजी आप GS3 में भी लगाइए। GS3 में भी ऐसे कीवर्ड्स का इस्तेमाल करो। GS4 का भी मैं वीडियो डालूंगा। GS1 ये सारे के रिगार्डिंग मैं स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ। तो अभी GS2 हो चुका है। नेक्स्ट सेशन हमारा GS4 के रिगार्डिंग रहेगा, बाद में GS3 GS1 के रिगार्डिंग बताऊंगा। ठीक है ना। तो इसके हिसाब से कीजिए। आप अलग से कोई रिसोर्सेज चेंज नहीं करनी है। जो भी आपके रिसोर्सेज रहेंगे उसमें आपको 10-20% थोड़ा एक्स्ट्रा सा काम करना है, वो भी स्मार्टली काम करना है। ठीक है ना। इससे आपका काफ़ी अच्छा आंसर आ सकता है। तो दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। आपके जो भी क्वेश्चन रहेंगे रिगार्डिंग गोइंग अहेड फॉर दिस अपकमिंग मेंस, आपके जो भी इश्यूज रहेंगे रिगार्डिंग टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, यहाँ देख सकते हो आप कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं आ रहा है, कंसिस्टेंसी बन नहीं पा रही है, उसके रिगार्डिंग आप जो भी इश्यूज रहेंगे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। उसके रिगार्डिंग में अलग से वीडियो बनाऊंगा या आपके साथ 1-to-1 आई विल शेयर माय मोबाइल नंबर और वी कैन ऑल्सो मीट ऑन गूगल और जूम मीटिंग। ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू। सी इन द नेक्स्ट सेशन।